अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एफसी स्कूल की तरफ से इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ का आगाज़ किया गया था। इसमें हम 9 सेंटेंस सॉल्व कर चुके हैं और आज हमारा ये 10th सेंटेंस है, जिसमें हम आज भी ग्रामर के रूल्स सीखेंगे। इस सेंटेंस में भी हमेशा की तरह 4 पार्ट्स को लिखा गया है और किसी ना किसी पार्ट में एरर है। अगर किसी पार्ट में भी एरर ना हो तो नंबर 4 आपका आंसर कंसीडर किया जाएगा। सेंटेंस है, आई नेवर कंसिडर्ड हिम टू बी अ पर्सन हु वुड गो बैक ऑन हिज प्रॉमिस एंड देन डू नॉट इवन अपोलोजाइज। माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। ठीक है, यहाँ पे टू समझ लें कि आप नहीं है। ठीक है, अच्छा। तो अब आपका जो सेंटेंस है जी, ये कह रहा है कि मैंने कभी भी उसे ऐसा शख्स नहीं समझा था कि जो अपनी बात से मुकर जाएगा और यहाँ तक कि शर्मिंदा भी ना होगा। ठीक है, अपोलोजाइज मीन्स शर्मिंदा भी ना होगा। ये हमारा सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस का फर्स्ट पार्ट कह रहा है, आई के साथ नेवर आपने यूज़ किया है। नेवर एक नेगेटिव एडवर्ब है। ठीक है, नेगेटिव एडवर्ब है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब ये है कि इसके बाद हम आगे चल के कहीं पर भी नॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ओके, आई नेवर कंसिडर्ड। कंसिडर्ड यहाँ पे वर्ब की दूसरी फॉर्म है। इसका मतलब सेंटेंस आपका किस टेंस में है जी? पास्ट का आपका सेंटेंस है। इसका मतलब ये हुआ कि हम आगे चल के ना तो फ्यूचर को इस्तेमाल कर सकते हैं इस सेंटेंस में और ना ही प्रेजेंट का कोई टेंस यूज़ किया जाएगा इस टेंस में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास प्रिंसिपल क्लास पास्ट में है और जब आपकी प्रिंसिपल क्लास पास्ट में होती है तो सबऑर्डिनेट क्लास भी आपकी पास्ट में ही रहती हैं। तो कंसिडर्ड यहाँ पे पास्ट है तो आगे फ्यूचर और प्रेजेंट नहीं आना चाहिए। दूसरी चीज़ ये कि कंसिडर्ड आपकी एक ट्रांसिटिव वर्ब है। ठीक है, और ट्रांसिटिव वर्ब्स ऐसी वर्ब्स होती हैं कि जिनके बाद हमेशा हमें कोई ना कोई ऑब्जेक्ट चाहिए होता है लाजमी तौर पे। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट भी दे रखा है, हिम यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका यहाँ तक सेंटेंस ठीक हो गया। आई नेवर कंसिडर्ड हिम, मैंने उसे कभी भी नहीं समझा। क्या कभी भी नहीं समझा? टू बी अ पर्सन। यहाँ पे याद रखिएगा, कंसिडर जो लफ्ज़ है, मैं एडवांस लेवल की बात कर रहा हूँ। कंसिडर्ड के बाद कभी भी लफ्ज़ टू बी नहीं आता। ये रिडंडेंसी को एक्सप्रेस करता है, मीन्स कि गैर ज़रूरी लफ्ज़ है कि कंसिडर के बाद आप टू बी लिखो। कंसिडर और टू बी का मीनिंग एक ही होता है, इसलिए कंसिडर के बाद टू बी नहीं लिखा जाता। तो यहाँ पे आपकी एक एरर ये रहे कि आपको यहाँ पे ये टू बी जो है इसको यहाँ से रिमूव करना था। इसके बाद आगे चलते हैं। अ पर्सन हु वुड। ठीक है, अ पर्सन हु वुड, हु यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका सब्जेक्ट इसके इस तरफ होता है और वर्ब इसकी दूसरी तरफ आती है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो पर्सन के साथ वुड हमने यूज़ किया। वुड यहाँ पे क्यों यूज़ किया, विल क्यों नहीं यूज़ किया? ठीक है, क्योंकि अगर सेंटेंस का सेंस देखा जाए तो ये कह रहा है कि मैंने तो कभी उसे ऐसा शख्स नहीं समझा था जो अपनी बात से मुकर जाएगा और शर्मिंदा भी नहीं होगा। ठीक है, तो गा तो फ्यूचर का सेंस है ना। तो यहाँ पे हमने विल यूज़ क्यों नहीं किया? विल इसलिए यूज़ नहीं किया क्योंकि पीछे पास्ट का टेंस था, तो हम यहाँ पे फ्यूचर और प्रेजेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। इसलिए आप ऐसी सूरत में विल की जगह पे वुड इस्तेमाल किया करते हैं और इससे मुराद गा ली जाती है। ठीक है, हु वुड। और वुड यहाँ पे क्या है? वुड आपका एक मोडाल वर्ब है। आपको याद रखना है, मोडाल कोई भी हो, वुड हो, कुड हो, एनी हो, सॉरी वुड हो, कुड हो, शुड हो, कैन हो, ठीक है, मस्ट हो, आर टू हो, इन सब के बाद आप हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फर्स्ट फॉर्म जब आप इस्तेमाल करते हैं मोडाल के बाद, तो ना तो उसके साथ आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी होती है, ना ही आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का इजाफा करना होता है, ना ही आपको उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ करके
फर्स्ट फॉर्म आपको लिखनी होती है, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना होता जब आप मोडाल लिख लेते हैं। तो मोडाल के बाद फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, बिल्कुल सही है। अगर यहाँ पे होता वुड टू गो तो गलत हो जाता, ठीक है। वुड इन गो तो भी गलत हो जाता, क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ चुके हैं कि मोडाल के बाद जब वर्ब की फॉर्म आप यूज़ करेंगे तो उसके साथ कोई प्रेपोजिशन उससे पहले यूज़ नहीं की जाएगी, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। इसलिए यहाँ पे आप कुछ भी यूज़ नहीं कर सकते मोडाल के फ़ौरन बाद, जस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है, सेंटेंस यहाँ तक ठीक है। गो बैक ऑन हिज प्रॉमिसेस इडियम है, इसका मतलब ये होता है कोई बंदा अपनी बात से मुकर जाए। तो यहाँ तक आपका सेंटेंस ठीक हो गया। उसके बाद लिखा है जी एंड। एंड आपका एक ऐसा कंजंक्शन होता है जो अपने दोनों तरफ सेम वर्ब्स लेता है, ठीक है। यानी अगर आपने इस तरफ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है तो एंड के इस तरफ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इधर अगर आईएनजी यूज़ की है तो एंड के इस तरफ भी आईएनजी आप यूज़ करेंगे। एंड के अगर इधर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ कर रखी है तो इधर भी सेकंड, अगर इधर वर्ब की दूसरी फॉर्म है तो इधर भी वर्ब की दूसरी फॉर्म। यानी जिस तरह की फॉर्म आप वर्ब एंड के इस तरफ यूज़ करोगे उसी तरह की आपको इस तरफ यूज़ करनी पड़ेगी, ठीक है। अब एंड के पहले हमने कौन सी फॉर्म यूज़ कर रखी थी, आप ज़रा देखो उसको जाके, फॉर्म कहाँ पे है, ये है, गो आपकी वर्ब की फॉर्म है। और गो आपकी कौन सी वर्ब की फॉर्म है, जिसे हम बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। बेयर इन्फिनिटिव, बेयर इन्फिनिटिव आपकी वर्ब है। बेयर इन्फिनिटिव मतलब ये जो होती है, ठीक है, यानी जिसके साथ ना तो कोई प्रपोजिशन आए, ना उसके साथ एस और ईएस का इजाफा हो, ना उसके साथ कोई और हेल्पिंग वर्ब यूज़ किया जाए, उस वर्ब को हम क्या कहते हैं, बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो एंड से पहले हमने बेयर इन्फिनिटिव यूज़ कर रखी है, तो एंड के बाद भी बेयर इन्फिनिटिव यूज़ होगी, यानी जो बाद में वर्ब आएगी उसके साथ भी आपने सेम ये चीज़ें फॉलो करनी है, ठीक है। ना उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो, सॉरी, ना उसके साथ कोई प्रपोजिशन हो, ना उसके साथ एस और एस का इजाफा हो, और ना ही उससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, ठीक है। तो मैं देखता हूँ एंड के बाद उसने क्या लिखा है। एंड के बाद उसने लिखा है देन। यहाँ पे ये भी एक गलती है आपकी, इस चीज़ को भी आपने नोट कर लेना अपनी कॉपी पे, कि एंड के बाद कभी भी देन नहीं आता, ठीक है। एंड के बाद कभी भी देन आप यूज़ नहीं करते, तो यहाँ से देन भी गलत है, इसको भी रिमूव करेंगे आप। एंड डू, डू नॉट, अच्छा एंड डू लिखा है। अब अगर डू के बाद कोई नाउन होगा, जिस तरह होता है आई डू माई वर्क, तो फिर यहाँ पे ऐसी सूरत में डू आपका क्या होता है, मेन वर्ब होती है, क्योंकि बाद में नाउन दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर इसके बाद और आपको नाउन नहीं बल्कि वर्ब मिले तो इसका मतलब फिर डू आपका क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है। मसलन आई डू नॉट प्ले, अब यहाँ पे डू आपका मेन वर्ब नहीं बल्कि हेल्पिंग वर्ब है, क्योंकि मेन वर्ब तो प्ले है, ठीक है। लेकिन इस सेंटेंस में डू आपका मेन वर्ब था, क्योंकि उसके बाद वर्ब और है नहीं। तो यहाँ पे अगर तो ये मेन वर्ब है तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे ये मेन वर्ब नहीं हेल्पिंग वर्ब है तो फिर यहाँ पे ये भी गलत है, क्योंकि हम ये चीज़ इधर डिस्कस कर चुके हैं बेयर इन्फिनिटिव में, कि बेयर इन्फिनिटिव से पहले हम कोई हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं करते। तो यहाँ पे डू के बाद देखते हैं क्या लगा है, नॉट। डू के बाद जैसे ही नॉट आ जाए ना, तो समझ जाए यहाँ पे डू आपका डेफिनेटली आपका एक हेल्पिंग वर्ब है, तो यहाँ से डू भी रिमूव हो जाएगा, क्योंकि हमें बेयर इन्फिनिटिव चाहिए। एंड नॉट इवन अपोलोजाइज, तो अब यहाँ पे अपोलोजाइज आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है बेयर इन्फिनिटिव के तौर पर, तो आपका सेंटेंस इस तरह से ठीक हो जाएगा, एंड नॉट इवन अपोलोजाइज। यहाँ पे एक आपकी कन्फ्यूजन और हो सकती है, मेरा आपसे क्वेश्चन है, इवन नॉट अपोलोजाइज होना चाहिए था या नॉट इवन अपोलोजाइज, ठीक है। ये आपने मुझे बताना है कि इवन नॉट होना चाहिए या नॉट इवन होना चाहिए, इनमें से कौन सा आप स्ट्रक्चर यूज़ करोगे। तो यहाँ पे याद रखिएगा, ये जो इवन और नॉट होता है ना, इसको आपने अच्छी तरह याद रखना है कि नॉट के बाद आगे चल के इवन कभी भी नहीं आता, ठीक है। नॉट के बाद इवन
नहीं आता कभी भी, इवन हमेशा, नॉट, सॉरी गलत बोल गया मैं, नॉट के बाद इवन आता है, लेकिन इवन के बाद नॉट कभी भी नहीं आता। थोड़ी मुझसे भूल हो गई, याद रख, इसको आप कर लीजिएगा। दोबारा से मैं बता देता हूं कि नॉट के बाद तो इवन आता है, लेकिन इवन के बाद नॉट कभी भी नहीं आएगा। ठीक है, इवन के बाद, थोड़ी मैं यहाँ पे स्पेस बना लूं जी, इवन जो होता है इसके बाद आप हमेशा कोई वर्ब यूज करते हैं, कोई नाउन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन इवन के बाद कभी भी नॉट नहीं आता। ये चीज़ें आ सकती हैं, ये चीज़ नहीं आती। ठीक है, अगर आपको नॉट इस्तेमाल करना ही है तो वो नॉट आपका इवन से पहले यूज़ होता है, नॉट इवन होता है, इवन नॉट नहीं होता। ये चीज़ बच्चे आपने याद रखनी है। तो सेंटेंस जो है वो हमारा कुछ इस तरह से करेक्ट होगा, I never considered him a person who would go back on his promise। his यहाँ पे इसलिए आया क्योंकि his यहाँ पे इस पर्सन को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अगर यहाँ पे लड़की होती तो यहाँ पे हर आ जाता, अगर यहाँ पे पीपल होता, पर्सन्स होता, तो यहाँ पे देम आ जाता। ठीक है, तो his promise and not even apologize। मैंने कभी भी उसे ऐसा नहीं समझा था कि वो अपनी बात से मुकर जाएगा और यहाँ तक के शर्मिंदा भी नहीं होगा। ये हमारा आज का सेंटेंस था। इसमें आपने क्या सीखा? इसमें आज आपने सीखा है कि कंसीडर के बाद टू बी का इस्तेमाल नहीं किया जाता। ठीक है, उसके बाद आपने सीखा कि मोडाल्स के बाद हमेशा बेयर इन्फिनिटिव यूज़ की जाती है। फिर आपने ये भी सीखा कि ट्रांसिटिव वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है। फिर आपने सीखा कि एंड के बाद कभी भी देन नहीं आता। फिर आपने इसमें यह सीखा कि नॉट के बाद तो इवन आ सकता है, लेकिन इवन के बाद नॉट कभी नहीं आता। आपने ये भी सीखा कि इवन के बाद हमेशा वर्ब या कोई ना कोई नाउन आना चाहिए। हाँ, नाउन है, आप अगर यूज़ कर रहे हैं तो उससे कोई पहले प्रेपोजिशन आ जाए तो वो आ सकती है। बात करने का मकसद ये है कि इवन के बाद एडवर्ब कभी नहीं आता। ठीक है, और नॉट आपका एक एडवर्ब होता है। तो ये आज हमने चीज़ें सीख ली हैं। तो ये कितनी चीज़ें आज हमने शेयर की हैं आपके साथ, मैंने डिस्कस की हैं जी। नंबर 1, नंबर 2, 3, 4, 5। तो आज के इस सेंटेंस के ज़रिए से हमने ग्रामर के 5 रूल्स डिस्कस किए हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए गलती का वजह बनते हैं और आपके सेंटेंस, आपके नंबर कट जाने की वजह बनते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आज के सेंटेंस में आपने जो सीखा आपको अच्छा लगा होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे भी अच्छा लगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।